कि 100 साल जब इस देश का आज़ादी का हम पूरा मनाएंगे, उस वक्त इस देश की जनता को आप क्या देंगे? नफरत, हिंदू मुसलमान, इसका मंगलसूत्र वो बेच देगा, उसकी घड़ी वो बेच देगा, उसकी जमीन वो बेच देगा, ये देंगे आप तो बस हम सरकार बना ले हम। अरे भाई क्या करोगे सरकार बना करके, जब आपको नफरत बेचना है? भारत की हर हिंदू पार्टी जो भारत के लोकतंत्र की बात करने वाले उसके साथ खड़ा है मुसलमान, और ये बात बार बार करते हैं कि मुसलमान ऐसा मुसलमान ऐसा। मोदी की नीतियों से लड़ाई है। जैसे आप रिजर्वेशन को समाप्त कर देंगे, संविधान बदल देंगे, 70 सांसदों को आप संसद से बाहर निकाल दिए और बिल पास कर लिया, यही ना है संविधान खत्म करना? आप तो संविधान के खिलाफ ही जा रहे हैं ना। ये बात जब न्यूक्लियर पावर पे बात हुई, 3 महीना बीजेपी बंद की ना पार्लियामेंट, तब तो कांग्रेस ने किसी भी संसद को बाहर नहीं किया। पूरे देश में हजारों ट्रेनें फूकी इन लोगों ने अपने 30 साल के इतिहास में, बीजेपी के लोगों ने। तब वो विपक्षी राजनीति में इन्होंने कितनी बार भारत बंद कराया, कितनी बार बाजार बंद कराई, कितनी बसें तोड़ी, कितनी रेलें फूकी, कितने दुकानों को नुकसान पहुंचा, तब भूल गए। जब आप सरकार में आए तो आपने वो अधिकार छीन लिया, जनता से सवाल पूछने का अधिकार छीन लिया। आज भी मैं ईवीएम के पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूँ और ये कह रहा हूँ कि इनकी 150 के नीचे चले गए होते ये लोग, अगर बैलेट से होता तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक फजील अहमद जी। सर, आपका स्वागत हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जिस तरह से भाजपा ने इस चुनाव की शुरुआत की थी कि 400 पार अब की बार, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो बहुमत से भी दूर हो गई। तो क्या ऐसा कारण है जो आप देखते हैं कि 400 का उन्होंने नारा दिया लेकिन आज वो बहुमत से भी दूर हैं? देखिए, भले ही पक्ष और विपक्ष दोनों अपने इस जनादेश से खुश हों, किसी तरह भी सरकार तो बीजेपी की बनी गई और विपक्ष भी खुश है कि हमको बड़ा जनादेश मिला, मतलब इतना जनादेश मिला है कि अब हम पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल सकते हैं। लेकिन आज भी हम ईवीएम को नहीं छोड़ सकते। जो मैंने चुनाव में देखा है, ईवीएम बिल्कुल संदेह के घेरे में थी, आज भी है। अभी अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होता, इतना भी रिजल्ट नहीं आता। जिस तरह से मैंने जनता में जो गुस्सा देखा है, मैंने जनता के बीच में जो गुस्सा देखा है सरकार के प्रति, मतलब अभी भी आपको इस बात को लेकर शिकायत है कि अगर ये बैलेट पेपर से होता तो रिजल्ट शायद कुछ और होता? नहीं, बिल्कुल मेरी शिकायत है। आज भी मैं ईवीएम के पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूँ और ये कह रहा हूँ कि इनकी 150 के नीचे चले गए होते ये लोग, अगर बैलेट से होता तो। जिस प्रकार का गुस्सा मैंने हम पब्लिक में देखा चुनाव में, और इनके कोर वोटर्स, वोट का परसेंटेज देख लीजिए, 40 के नीचे ही सब जगह रहा है। और आज भी तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए कि जो चुनाव आयोग जो डाटा पेश कर रहा है वो ठीक नहीं है, और बूथ खाली पड़े हैं। जो इनके कोर वोटर, बीजेपी के जो कोर वोटर है, वो लोग नाराज़ थे, इनसे कोई खुश नहीं है। उसके बावजूद भी इतने सीटें आ जाना, ये ईवीएम का जीत है, मशीन की जीत है ये। हम इन बैलेट पेपर से जब तक इस देश में चुनाव नहीं होगा, तब तक हम किसी भी चीज़ को नहीं सही नहीं कर सकते, क्योंकि मशीन तो मशीन होती है। किसी भी मशीन को मोल्ड किया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है, कह सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह से विपक्ष भी तो जागा है ना, जिस तरह से विपक्ष जागा है, सुप्रीम कोर्ट तक लोग बार बार जा रहे हैं, तो बहुत सी जगह पर हो सकता है कि ना सेटिंग हो पाया हो। चलिए, ये तो ईवीएम की बात हुई, लेकिन जो रिजल्ट आए हैं भाजपा के पास, जहां वो पिछले चुनाव में 303 सीटों के पास उनके पास थी, अब जाके वो 240 हो गए हैं। जहां एनडीए 353 था, वो जाके अब 290 प्लस हो गया है। तो जो ये जनादेश उनको मिला है, जो इस तरह का उन्हें शायद ये अंदाज़ा भी नहीं था, जैसा कि उनके अब जो है विश्लेषक बोल रहे हैं, पार्टी के लोग बोल रहे हैं। तो आप इस चुनाव को जो बड़ा परिवर्तन हुआ है भाजपा के साथ, हालांकि उन्होंने 2047 तक का एक विज़न अपने पास रखा था, तो ये जो जनादेश आया, तो आप उसको कैसे देखते हैं? क्यों ऐसा हुआ, क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, विज़न हमारा अलग है। इनका विज़न सरकार बनाना है, सत्ता में आना है। विज़न सत्ता में आना नहीं है, सत्ता में आ करके करना क्या है? फ्री बिजली, आप कम से कम 100 साल जिस दिन इस देश का पूरा हो, तो डोमेस्टिक घरों की बिजली, आप फैक्ट्रियों से तो इतना पैसा ले ही रहे, सोलर पे आप काम कर रहे, तो आप देश को इनाम क्या देंगे? तैयार है देश? इस सरकार जो है देश की जनता को कुछ देने को, जब हम सेंचुरी मंगाएं, जब हम 100वां साल देश का आज़ादी का 100वां साल मनाएंगे, तो हम क्या उपहार देंगे इस देश की जनता को? सेटबैक कहाँ से हुआ? आपको क्या लगता है, जो 400 का नारा था लेकिन ये 240 के पास रह गए, तो जनता ने इनको बहुमत से दूर क्यों किया? आप क्या सोचते हैं? यही कि हम सरकार में रहेंगे 47 तक, ये क्यों सोचते हैं आप? जब तक सरकार में, उस दिन तो कुछ कीजिए, कुछ बड़ा कर दीजिए। इतनी महंगी बिजली, उत्तर प्रदेश में 100 यूनिट की 1000 रुपया बिल, अगर हम अपना घर बंद करके आ गए, दिल्ली में जैसे हम घर बंद करके चले जाएं तो मेरा 0 बिल आएगा,
तो हम कहीं भी रहें, साल 2 साल अगर बाहर भी रहें, तो मुझे अपने घर का कनेक्शन नहीं कटवाना पड़ेगा। लेकिन यहीं बगल में उत्तर प्रदेश चले जाइए, आप घर बंद करके आइए, तब वो आपका 1000 रुपये बिल आएगा। आप सरता बनाने के लिए तो आप इतना बेचैन हैं, लेकिन देश की जनता को देने के लिए आप तैयार हैं कि नहीं है? ये हमने अभी आपको बताया कि 100 साल जब इस देश का आज़ादी का हम पूरा मनाएंगे, उस वक्त इस देश की जनता को आप क्या देंगे? नफरत, हिंदू मुसलमान, इसका मंगल सूत्र वो बेच देगा, उसकी घड़ी वो बेच देगा, उसकी जमीन वो बेच देगा, ये देंगे आप? इसके लिए देश को तैयार कर रहे हैं कि इसको देश को तैयार करे कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी हम लोग आपस में भाई भाई की तरह इस देश के संगठन होकर के, संगठित होकर के इस देश को आगे ले जाएंगे। और डोमेस्टिक घर की बिजली हम फ्री कर देंगे, हम घर की बिजली फ्री कर देंगे। हर घर में 2 जानवर बांध देंगे, भैंस और गाय बांध देंगे। गोबर से पैसा कमाएंगे, बिजली बनाएंगे, गोबर से पैसा कमाएंगे। दूध, आज आप सुनिए, आज एक घर के अंदर माँ बाप दूध नहीं पी रहे। दूध की इतनी कमी इस देश के अंदर कि सिर्फ चाय बनाने को दूध हर घर में आता है। माँ बाप बच्चे दूध नहीं पी रहे, इसलिए वो कमज़ोर हो रहे हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं। तो आप तो ये बात बोलो ना कि हम देश को क्या देना चाहते हैं। आप तो बस हम सरकार बना ले, हम, अरे भाई क्या करोगे सरकार बना करके? जब आपको नफरत बेचना है, नफरत इस चुनाव में जहाँ पहले चरण तक प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काटा आपने, रमेश भिदुड़ी का काटा। रमेश भिदुड़ी ने पूरी दुनिया में भारत को शर्मसार किया, भारत की संसद का पूरी दुनिया में शर्मसार बात हुई, और पूरी उसका टिकट काट दिया आपने। मुसलमान खुश थे आपसे, लेकिन जैसे ही चुनाव आया, आप मंगलसूत्र बेच देंगे, जमीन बेच देंगे, घर बेच देंगे, पता नहीं क्या क्या। हम लोग तो टीवी ही नहीं 2 महीना। अच्छा, ये चुनाव जब चल रहे थे देश में, तो एम फैक्टर पे बड़ा प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान था कि मटन, मछली, मुजरा, मुसलमान, महात्मा गांधी तक वो पहुंच गए थे कि महात्मा गांधी को भी इस देश में जब तक उन पे कोई फिल्म नहीं बनी थी कोई नहीं जानता था विश्व में। लेकिन अब सरकार बन चुकी है और सरकार एन फैक्टर पे काम कर रही है। एन फैक्टर से आप समझ रहे होंगे कि खुद एक नरेंद्र मोदी हैं, एक एन नायडू बाबू हैं, तो दूसरे एन नीतीश जी हैं। क्या कहेंगे, ये सरकार कितनी चलेगी, या चलेगी तो कब तक चलेगी? बहुत अच्छा सवाल पूछे आप। मुजरा, मुसलमान, इस देश का मतलब मुसलमान की तो कोई पार्टी नहीं है, मुसलमान का कोई फैक्टर ही नहीं है। मुसलमान तो 70 साल से इस देश में हिंदू प्रधानमंत्री बनाता चला आ रहा है। कब मुसलमान बनाने के लिए मुसलमान आगे निकला? कब कहा मुसलमान ने कि मुसलमान प्रधानमंत्री बनाओ? आज़ादी से लेके आज तक कभी भी मुसलमान ने हिंदू बनाया इस देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हिंदू बनाया, इलाके का विधायक और सांसद भी हिंदू चुनता है, गांव का मुखिया भी हिंदू चुनता है। कब मुसलमान ने कहा कि मुसलमान प्रधानमंत्री बनाओ? कहा कभी किसी? कोई पार्टी बनाया? अपनी पार्टी तक नहीं बनाया। MIM पार्टी जिसके नाम में मुसलमान है, उसको 1% भी मुसलमान वोट नहीं देता है। भारत की हर हिंदू पार्टी जो भारत के लोकतंत्र की बात करने वाले, उसके साथ खड़ा है मुसलमान। और ये बात बार बार करते हैं कि मुसलमान ऐसा, मुसलमान ऐसा। ये जिस तरह से देश में हिंदू मुसलमान किया गया है, कर रहे चुनाव में, उसके बाद ये उसका परिणाम है। एक ही थाली को कितना दिन बजाएंगे आप? एन फैक्टर पे क्या कहेंगे नायडू बाबू और नीतीश बाबू, ये सरकार कब तक चलेगी? क्योंकि अभी ही जो हम खबर देख रहे हैं चुनाव की, महाराष्ट्र में कभी कुछ हो रहा है, और अब आज चंद्रबाबू नायडू के शपथ समारोह में नीतीश बाबू नहीं गए, तो बाजार में जो है अटकलें तुरंत चल पड़ी कि भाई नीतीश बाबू नाराज़ हैं, उनकी जो मौन है वो भी कुछ इशारा करती है। जिस दिन राहुल गांधी जी तय कर लेंगे ना, जिस दिन राहुल जी तय कर लेंगे कि नीतीश जी आप प्रधानमंत्री बन जाइए या चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री बन जाइए, उस दिन बदल जाएगी तस्वीर। देश की जनता ने तो ये सही लोकतंत्र अब लाया है। 10 साल से तो जी ने तो बयान दिया है कि हमें प्रधानमंत्री पद का ऑफर था, हमने वो ऑफर छोड़ दिया। आप कह रहे हैं कि जिस दिन राहुल गांधी तैयार हो जाएं, उधर नीतीश जी खुद बोल रहे हैं कि हमें उनका ऑफर था लेकिन हम तैयार नहीं हुए। नहीं, अभी ये तो कहने की बात और होती है, अंदर की बात कुछ और होती है। ये कुछ बात हुई ना, कहे ना कि हाँ हमको ऑफर था, तो कल तैयार भी हो जाएंगे नीतीश जी, उसमें क्या दिक्कत है? तैयार हो जाएंगे। आज ऑफर की बात एक्सेप्ट किए ना, तो ऑफर खत्म थोड़े हुआ है। अभी ये तो विचार अभी चल ही रहा है। अभी कहाँ, अभी तो नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस करना है, अभी खत्म थोड़े हुआ। अभी सरकार बनी है ना, अविश्वास मत तो पास करना पड़ेगा ना। अभी स्पीकर का तय करना पड़ेगा कि किसको देंगे। अभी तो बहुत कुछ शुरू होना है, अभी चलने दीजिए। अभी तो जुलाई बाकी, बरसात होने वाली है, अभी तो गर्मी देख रहे हैं ना, अभी बहुत कुछ होना है। आप 24 तारीख से संसद चलने वाली है, देखिएगा उसके बाद क्या होता है। अभी कयास जब इतनी बात हो गई कि हमको ऑफर था, तो वो ऑफर खत्म नहीं, अभी भी वो ऑफर चालू है, वो ऑफर खत्म नहीं हुआ है, ऑफर चल रहा है। बस तो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिस दिन मान जाएं, नहीं और वो कह रहे हैं कि हम नहीं माने। नहीं, राहुल जी अभी भी जिस दिन मन से कह देंगे बुला करके कि भाई आप बना लो, वो बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा, देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के समय तो 72 मंत्रियों ने शपथ ली है, लेकिन किसी भी मुस्लिम जो है कोई वो मंत्रिपरिषद में नहीं है। देश में 40 करोड़ मुसलमान हैं। एज ए मुस्लिम आप इसको कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री मुसलमानों के बारे में कुछ सोचते हैं? एक को टिकट दिया, वो तो मुसलमान नहीं, के एक टिकट मिला था केरल से जो सांसद थे, हालांकि वो हार गए। हाँ ठीक है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। 400 543 में एक ठोक के हुई बड़ी चीज़, वो तो छोड़ दीजिए। आप ये नहीं पूछ रहे हैं कि जो 73 मंत्री बने हैं वो एमपी हैं? अभी शपथ लिए वो लोग लोकसभा में? एमपी की शपथ लिए? नहीं, एमपी की शपथ तो नहीं लिए तो फिर सरकार कैसे बन गई? नैतिकता के आधार पर, संवैधानिक आपको जो भी अधिकार हो, पर नैतिकता के आधार पर जब तक आप एमपी नहीं हैं, एमपी जीत के आए ना भाई, तो शपथ दिलाने में क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत थी शपथ दिलाने में? एमपी तो दिल्ली में सब आ ही गए थे। आप प्रोटेम स्पीकर बनाते, सबको शपथ दिला देते और फिर हाउस ऑफ लीडर चुन करके आप प्रधानमंत्री बन जाते। कोई दिक्कत थी इसमें? तो आप समझ रहे हैं कि इसके पीछे क्या है, षड्यंत्र है या क्या सोच है या क्या घबराहट है या क्या बेचैनी है? नीतीश जी का ऑफर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी ऑफर एंड नहीं हो, चल रहा है ऑफर, अभी भी चल रहा है। नीतीश जी का चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है और बार बार चलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कह दिया है कि आप जिसको प्रधानमंत्री बनना है आ जाए, हम उसको समर्थन कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू आ जाए, चाहे नीतीश जी आ जाए, और नीतीश जी ना ओबीसी के चेहरा है, याद रखिए इस बात को, और मुसलमान भी उनको वोट देता है। नीतीश जी के लिए मुसलमान कोई ऐसा नहीं है कि मंगलसूत्र बेचवा देंगे किसी से, और वो कभी भी, नीतीश जी भले बीजेपी के साथ जाते आते रहते हैं, लेकिन मुसलमान उनको बिहार में पसंद करता है, ऐसी बात नहीं है। तो नीतीश जी अभी ऑफर खत्म नहीं हुआ, आप एकदम निश्चिंत रहिए। लेकिन अब वो तो हमेशा टीवी पे जो बातें आ रही हैं सामने कि हम दोनों जो चंद्रबाबू नायडू हैं और नीतीश जी हैं, वो लगातार इस बात को आपने देखा भी होगा कि कई बार जो है कितने गले मिल रहे हैं और किस तरह से दोनों जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ हंस रहे हैं, उठ रहे बैठ रहे हैं कि भाई कहीं भी विश्वास की कमी नहीं है, ये सरकार 5 साल चलेगी। अरे टीवी पर आप विश्वास करते हैं, जनता कर रही क्या विश्वास? टीवी की बात छोड़ दीजिए, 181वां में 161वां नंबर हमारे देश के टीवी का है, वो छोड़ दीजिए, उस पर किसी का विश्वास नहीं है। इस सोशल मीडिया में क्या चल रहा है वो देखिए। जो सोशल मीडिया ना इस देश की सच्ची मीडिया है। नेशनल दस्तक बोलता है, हम भी बोलते हैं ये बात को, हम भी नेशनल चैनल पर जाते हैं, वहाँ क्या होता है सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है कि हमारे देश की मीडिया, जहाँ हमारा देश दुनिया में नंबर 1 हर चीज़ में बना हुआ है, तो मीडिया में हमारा देश इतना पीछे क्यों हो गया? ये सोचना पड़ेगा ना। हमारी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, हमसे टीवी के लोग जब पूछते हैं तो हम कहते हैं कि भैया आप कब 1 नंबर बनोगे? रिजल्ट आने के पहले ऐसा कुछ सोचा था कि ऐसा कुछ होगा? क्योंकि जिस तरह से भाजपा अपना प्रचार कर रही थी एकदम ताबड़तोड़, और कि भाई हम 400 के साथ सीट जो है सरकार बनाने जा रहे हैं, क्या आप लोगों को यकीन था कि ऐसा जनमत आ जाएगा? हम जब चुनाव से पहले इन लोग को 150 के नीचे ला रहे थे, तभी लोग हमारा हंस रहे थे हमारे ऊपर। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता तो भारतीय जनता पार्टी 150 के नीचे चली जाती। आज भी मैं कह रहा हूँ, तब भी कह रहा था। ये जो कुछ हुआ, अभी बहुत ज़्यादा सीट मिल गई बीजेपी को, हमारी उम्मीद से ऊपर सीट मिल गई। इतनी सीट भी इनकी नहीं आनी थी, और कांग्रेस थोड़ा मिस कर गई उड़ीसा को, थोड़ा मिस कर गई। वो समझ नहीं पाई कि बीजू जनता दल का इतना इनकम्बेंसी है। ये सच है कि 25 साल से लगातार, और उनकी 90 से ऊपर उम्र हो गई मुख्यमंत्री जी की, तो निश्चित रूप से वहाँ इनकम्बेंसी थी, उसको कैश नहीं करा पाए ये लोग। एमपी भी है, गुजरात भी है, छत्तीसगढ़ भी है, तो यहाँ पे भी जो है भाजपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आदिवासी इंडिया गठबंधन का मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरह से आदिवासी पर इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, आदिवासी फैक्टर बहुत अच्छा इंडिया गठबंधन के साथ था। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि उड़ीसा मिस कर गई, तो महाराष्ट्र, बंगाल, यूपी और बिहार थोड़ा जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा इंडिया गठबंधन के लिए। अगर एमपी की बात करें, गुजरात की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो यहाँ भी क्लीन स्वीप रहा है। भाजपा ने एक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। गुजरात में हालांकि इस बार जो है कांग्रेस ने 1 सीट जीती है। देखिए, मध्य प्रदेश में एक आदिवासी पर पेशाब किया बीजेपी कार्यकर्ता ने, बहुत अच्छा मुद्दा बना, उसके बाद भी विधानसभा में वो लोग हार गए। आदिवासी को आपने शिक्षा से दूर कर दिया, ज़मीन नहीं है, नौकरी नहीं है। वो लोग चूँकि बहुत से नेशनल स्तर पर जो काम होना चाहिए था वो नहीं किया, और उनका जो है नेशनल रजिस्टर में नाम होना चाहिए, उनका अलग सरना धर्म है, उस सरना धर्म को अपने मांग कर रहे, उस पर भी इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई चुनाव घोषणा पत्र में नहीं डाला गया। ये सब चीज़ें थोड़ा सा बढ़ा दी बीजेपी को, नहीं तो आदिवासी का पूरा झुकाव इंडिया गठबंधन की तरफ था।
इस बार यूपी में रिजल्ट बहुत ही अलग रहा। अयोध्या भी उनके हाथ से निकल गया। और अगर दलित चेहरे की बात करें तो वहाँ पे जो पहले मुख्यमंत्री रह चुकी हैं मायावती जी, बीएसपी की, जो 4 बार मुख्यमंत्री रही, इस बार उनको एक भी सीट नहीं आई। लेकिन इस बार एक दलित चेहरा चंद्रशेखर रावण जो है वो जीत कर आए हैं नगीना से। तो उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? संसद में एक नए युवा चेहरे के तौर पर, दलित युवा चेहरे के तौर पर उनकी काफ़ी चर्चा है। नहीं, देखिए, आपने कहा अयोध्या की बात, भगवान राम को इन लोगों ने जिस तरह से भाजपा को अपने तरफ लेने की कोशिश की, वो तो भगवान है, वो सबके हैं ना, किसी भाजपा के हैं, आराध्य है ना, वो सबके आराध्य हैं। तो अयोध्या गजब जगह है। हम शुरू करें आपको राजीव गांधी जी से। राजीव गांधी ने वहाँ शिलान्यास कराया, ताला खुलवाया, उनका चुनाव में सफड़ा साफ हो गया। उसके बाद कल्याण सिंह ने मस्जिद गिरवाई, उनका भी सुपड़ा साफ हो गया। मुलायम सिंह यादव जी ने गोली चलवाई, उनका भी सुपड़ा साफ हो गया। और तब मैंने चुनाव से पहले कहा था कि अयोध्या जी भी गजब जगह है। 24 में पता नहीं क्या होगा, तो सच्चाई देख लीजिए सामने। भगवान राम ने भी इन लोगों को छोड़ दिया। अब ये जगन्नाथ का नाम ले रहे, जय जगन्नाथ बोल रहे हैं। अब भगवान राम को भी छोड़ दिए लोग, अब जय जगन्नाथ बोल रहे हैं। अरे कितना, किसको किसको कहाँ कहाँ आप तिरस्कार अपमान करेंगे। और तब मैंने चुनाव से पहले कहा था कि अयोध्या गजब जगह है। भगवान राम भाजपा के नहीं हैं, भगवान राम आराध्य हैं और पूरे सृष्टि के हैं। तो आप ये जान लीजिए कि वो आपसे नाराज हैं। और दिखा दिया अयोध्या का रिजल्ट क्या, पूरा उत्तर प्रदेश का सफाया कर दिया और पूरा देश में सफाया हो गया इनके। और 3 किलोमीटर दूर बनाया राम मंदिर। तो जब 3 किलोमीटर दूर ही बनाना था, फिर मस्जिद क्यों तोड़वाया? फिर मस्जिद पे इतनी राजनीति क्यों की? नगीना सीट को लेके क्या कहेंगे जो चंद्रशेखर रावण ने जीती है? चंद्रशेखर जी का जीत बहुत अच्छी है। बहुत लंबे संघर्ष के बाद पार्लियामेंट, अब तो उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको वहाँ के नगीना के मुसलमानों ने भी, दलितों ने भी, और सभी जाति के लोगों ने उनको वोट दे करके, वो तो एक अच्छे युवा हैं। मैं तो उनको बधाई दिया हूँ, खुश हूँ उनकी जीत पर। क्या लगता है, अगर बहन मायावती भी इंडिया गठबंधन में होती तो यूपी में और इससे बेहतर रिजल्ट हो सकता था? नहीं, बहुत अच्छा हो सकता था। लेकिन पूरा दलित समाज का वोट इंडिया गठबंधन को मिला है। उसमें बहन जी रहे ना रहे, पहले उम्मीद थी कि बहन जी आ जाएं, लेकिन जब बहन जी नहीं आई तो वोटर खुद शिफ्ट हो गया। मतदाता जो है, दलित मतदाता खुद शिफ्ट हो गया इंडिया गठबंधन के साथ। मैं तो कई जिलों में मैंने देखा, पश्चिम में भी देखा, पूर्वांचल में भी देखा, काफ़ी हद, और बिहार के अंदर भी। बिहार में तो चलिए वहाँ तो सोशल जस्टिस की अलग एक लाइन है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बिहार बीएसपी एक फैक्टर है। लेकिन बीएसपी का जो वोटर है वो खुद ही इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो गया। इसका फ़ायदा बहन जी ले सकती थी, उनकी भी अच्छी सीटें आ सकती थी, लेकिन बहन जी चूक गई इन सब चीज़ों से। और बीच चुनाव में अपने भतीजे को हटा दिया, इसका बहुत असर पड़ा उस पर। वो अच्छी भाषा बोल रहे थे, उनके भतीजे जो हैं लोग पसंद कर रहे थे उनको। और जिस तरह से जब किसी पार्टी में अपने ही चुने हुई एक नेता को आप नहीं बोलने दोगे तो फिर कहाँ का लोकतंत्र बचता है? आप जब अपने ही नेता को नहीं बोलने देंगे और उसको बोलने की आज़ादी, उसको अपने विचार रखने की आज़ादी नहीं है, तो फिर आप किसको छोड़ेंगे आप? इसलिए बहन जी ने बहुत बड़ी चूक कर दी है। और काफ़ी अच्छा उनका हो सकता था, लेकिन उनके वोटर खुद शिफ्ट हो गए। अच्छा, क्या लगता है, जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि ये सरकार 5 साल नहीं चलेगी, तो इंडिया गठबंधन में भी कई दल हैं, क्या आप लोग मजबूती के साथ जो है ये खड़े रहेंगे? नहीं, ये कौन बोला कि नहीं चलेगी? 5 साल चलेगी, पर भाजपा के साथ नहीं चलेगी, इंडिया गठबंधन के साथ चलेगी। वैचारिक बात है ना, जो 2 लोग हैं, समझिए बात को, इस देश में एक लकीर खींच चुकी है। तो जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये सोशल जस्टिस के लोग हैं। इनकी और इंडिया गठबंधन की सोच एक मिलती है। ये जब एक हो जाएंगे तो सरकार 5 साल चलेगी खूब आराम से, उसके बाद भी सरकार इन्हीं की रहेगी। ऐसा नहीं है, ये गलत है कि सरकार चलेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार चलेगी। मैं पूरी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपको। ये जनता ने जो जनादेश दिया है, तो जनता का रुख और नज़रिया क्या आप देखते हैं? कि आपने अभी खैर ईवीएम की बात कही, लेकिन जिस तरह से इनकी सीटें 303 से 240 तक पहुंच गई, तो भारतीय जनता के का जो मूड होता है वोट देने के प्रति, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, जनता के अंदर एक चर्चा बहुत तेज थी कि मजबूत सरकार नहीं, मजबूत विपक्ष इस देश में होना चाहिए। ये हम उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आसाम, लगातार हम कई क्षेत्रों का दौरा किए इस चुनाव में। तो जनता के अंदर एक भावना थी कि मजबूत सरकार नहीं, मजबूत विपक्ष की जरूरत है इस देश को। तो अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो भाजपा एक मजबूत विपक्ष रहेगा, और अधिक भाजपा की सरकार रह जाती है तो इंडिया गठबंधन एक मजबूत विपक्ष रहेगा। तो देश की जनता का जो मूड था, उसमें तो देश की जनता सफल है कि वो लोग कहते थे कि मजबूत सरकार की नहीं, मजबूत विपक्ष की जरूरत है, तो मजबूत विपक्ष दे दिया।
अच्छा, एक आखिरी सवाल कि पहले जब ये चुनाव चल रहे थे उस समय भी ये बात चल रही थी कि जनता वर्सेस मोदी ये चुनाव हो रहा है, तो क्या आप खुद ऐसा सोचते हैं कि ये चुनाव जो है एक तरफ पार्टियां नहीं बल्कि मोदी एक तरफ हैं और दूसरी तरफ जनता लड़ रही है? नहीं, देखिए 2-3 सवाल इस देश में बड़ा गूंजा था और मोदी से कोई लड़ाई किसी की नहीं है, मोदी की नीतियों से लड़ाई है। जैसे आप रिजर्वेशन को समाप्त कर देंगे, संविधान बदल देंगे, तो हमसे लोग पूछते थे कि हमसे मीडिया के लोग पूछते थे, बंगाल में पूछा और एक यहाँ बिहार में भी पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि संविधान बदल देंगे। हमने पूछा कि संविधान हमको लोकतंत्र का अधिकार देता है, लोकतंत्रित संविधान है हमारा, तो लोकतंत्र कैसे? लोकतंत्र सबसे ज़्यादा विपक्ष को अवसर देता है, स्पेस देता है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। 70 सांसदों को आप संसद से बाहर निकाल दिए बर्खास्त करके, आपने तो विपक्ष को जबरदस्ती कानून से दबा करके आपने बाहर कर दिया और बिल पास कर लिया, तो यही ना है संविधान खत्म करना। आप तो संविधान के खिलाफ ही जा रहा है ना ये बात। आप बहस कीजिए, अगर विपक्ष के लोग बहस के लिए नोटिस देते हैं तो आप 1 दिन नहीं 10 दिन 100 दिन बहस कीजिए। इस देश के लिए कानून बनाना जरूरी है, लेकिन कानून इस देश की जनता संसद को बनाना जरूरी है। 3 दिन में सारा बिल पास कर लिए, सभी विपक्ष के सांसदों को आप बाहर कर दिए, उनको मतलब फोर्सली बाहर कर दिए और बाहर करके आप बिल पास करा लिए बिना बहस के। बिल पर लोकतंत्र फिर काहे कटे? फिर आप बिना संसद के पास करा लेते। आपको जरूरत क्या थी संसद बुलाने की? इन्होंने कोई सवाल कर रहा है उसको आप बर्खास्त कर दे रहे, कोई उठ करके बिल पर बहस करना चाहता है उसको आप बर्खास्त कर दे रहे, तो यही ना लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं आप तो अपनी चला रहे। यही बात जनता को नागवार लगा कि भाई आप 70 संसद सांसदों, कभी इस देश में 70 साल की आज़ादी के इतिहास में हमने कभी नहीं सुना कि किसी संसद को संसद से बाहर कर दिया जाए। आखिर जब 3 महीना जब न्यूक्लियर पावर पे बात हुई, 3 महीना बीजेपी बंद की ना पार्लियामेंट, तब तो कांग्रेस ने किसी भी संसद को बाहर नहीं किया, किसी को बर्खास्त नहीं किया। 3 महीना तक ये लोग पार्लियामेंट नहीं चलने दिए। जम्मू कश्मीर हाईवे को 3 महीना तक इन्होंने बंद रखा, बच्चे दूध और दवाई के लिए तड़प पड़ गए, तो ये भूल गए। पूरे देश में हजारों ट्रेनें फूकी इन लोगों ने अपने 30 साल के इतिहास में, बीजेपी के लोगों ने। तब वो विपक्षी राजनीति में ये इन्होंने कितनी बार भारत बंद कराया, कितनी बार बाजार बंद कराई, कितनी बसें तोड़ी, कितनी रेलें फूकी, कितनी दुकानों को नुकसान पहुंचा, तब भूल गए। जब आप सरकार में आए तो आपने वो अधिकार छीन लिया जनता से, सवाल पूछने का अधिकार छीन लिया। इसलिए देश की जनता ने कहा कि सरकार चाहे कोई बने, सरकार से ज़्यादा मजबूत विपक्ष की जरूरत है, तो मजबूत विपक्ष दे दिया इस देश की। क्या लगता है इस जनादेश का असर आने वाले चुनावों पे भी पड़ेगा और देश एक जो 10 साल से एक अलग मूड में चल रहा था, तो क्या कुछ बदलेगा और ज़्यादा? ये बदल गया, देश बदल गया। कहा तो हमने कि अब तो मजबूत विपक्ष दे दिया है, चाहे गठबंधन की सरकार इंडिया गठबंधन की हो चाहे एनडीए की हो, विपक्ष तो दोनों सामने मजबूत है। अब ये बात अगर कल भाजपा की सरकार नहीं रहे तो प्रधानमंत्री मोदी जी या अमित शाह जी या जो भी सरकार के लोग विपक्ष में बैठेंगे तो मजबूती से सरकार को घेरेंगे ना। और बीजेपी को तो विपक्ष में रहने की अच्छा अनुभव है, वो तो और मजबूत विपक्ष उठाते हैं। तो जो कुछ भी अब सरकार बनेगी इस देश, मैंने आपसे कहा कि जनता का मूड जो है सरकार बनाने से ज़्यादा विपक्ष मजबूत करने पर था और जनता ने विपक्ष मजबूत कर दिया। आपने हमसे बात की सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना राजनीतिक विश्लेषक फजील अहमद जी को, जिन्होंने इस पूरे चुनाव पे चर्चा की और हर मुद्दे पे अपनी राय रखी कि कैसे ये चुनाव शुरू हुआ और कहां से चुनाव घूमा और कैसे लोगों ने एक मजबूत विपक्ष के लिए वोट किया। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट में लिखें। कैमरामैन आशीष के साथ मैं रंजय कुमार, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।